Students, I welcome you to the revision lecture of our biology class. So बेटा मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं एवरी डे जब आपके लेक्चर्स ले लूँगा उनके साथ में आपको वीडियोस भी भेजूँगा ताकि आपका रिवीजन भी साथ में हो जाए. तो कभी कभी बाय मिस्टेक अगर आपसे क्लास मिस हो जाए तो आप इन वीडियोस को भी देख सकते हो. अबव ऑल रोज़ आपको जो वीडियोस आएंगे 10 to 15 मिनट्स का एक वीडियो होगा, तो आपको रोज़ उन वीडियोस को देखना है. इवन लेक्चर्स अटेंड करने के बाद जब आपके पास टाइम होगा आप अपना होमवर्क भी कर लोगे. उसके बाद मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मैं लिंक भेजूँगा, आपको इन वीडियोस को देखना ही देखना है. तो करें आज का काम शुरू. सो बेटा मैंने आपके साथ जो चैप्टर शुरू किया हुआ है वो है ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सो इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन लंग्स के अंदर. पर स्टार्टिंग में आपको मैंने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बताया था. तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं? वो होते हैं बेटा अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के होते हैं. जैसे अर्थवर्म को ले लो तो उसमें तो उसकी पूरी स्किन होती है जो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करती है. सो उसकी तरह की रेस्पिरेशन को हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं. इसी तरह बेटा अगर आप ले लो अपने आर्थ्रोपोड्स को ले लो और फ्रॉग को ले लो, उनके अंदर भी लंग्स होते हैं. एम्फीबियंस में गिल्स होते हैं. अगर आप नोटिस करो फिश अपने गिल्स के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज करती है. इसी तरह अगर हम बात करें उसके बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में, तो हम लोग अपने लंग्स के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज करते हैं. फिर मैंने आपको बताया था बेटा कि जो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है. ब्रीदिंग होता है सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है. सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम ब्रीदिंग बोलते हैं. और रेस्पिरेशन क्या होता है? जब रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें सेल फूड के सिंप्लीफाई, उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करके उसको यूज़ करता है और एनर्जी रिलीज़ करता है जो एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है. उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं. सिंपल वे में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जो डाइजेशन के बाद डाइजेस्टेड फूड आपकी बॉडी में पहुंचा है, उसकी जब ऑक्सीडेशन हो जाती है उस फूड की, तो वो बदल जाता है बेटा हमारी यूजेबल फॉर्म में. और जब ये यूजेबल फॉर्म सेल के मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करती है, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक प्रोसेसेस में, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जिसको एटीपी भी बोलते हैं, ठीक है. फिर मैंने आपको पाथवे कल बताया था, मैंने आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पाथवे समझाया था मैंने. सो क्या था वो, आइए देखें. तो सबसे पहले हमारे क्या होते हैं? नॉस्ट्रिल होते हैं, ठीक है. नॉस्ट्रिल से एयर जाती है हमारे नेज़ल चैम्बर में. नेज़ल चैम्बर से एयर पहुंचती है हमारी फेरिंग्स में. फेरिंग्स जो है वो बेटा एक तरह की कॉमन ओपनिंग है, ठीक है. कॉमन ओपनिंग है जिसके थ्रू एयर एंटर करती है. और जो फेरिंग्स है वहाँ पे हमारा लेरेंजियल रीजन है जिसको लेरिंग्स बोलते हैं, वॉइस बॉक्स पर. फेरिंग्स और लेरिंग्स के बीच में एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस. और जो एपिग्लॉटिस होती है उसके ऊपर एक पतली फ्लैप प्रेजेंट रहती है और इस फ्लैप को बोलते हैं बेटा ग्लॉटिस. सो ये जो फ्लैप प्रेजेंट है बेटा, ये फ्लैप हमेशा मदद करती है कि फूड हमारे एयर पैसेज में ना जाए और एयर पैसेज की जगह जो फूड है वो स्ट्रेट अवे हमारे फूड पैसेज में जाए, दैट इज़ हमारे ईसोफेगस में जाए, हमारी जो आप कह सकते हो फूड पाइप में जाए. तो तभी आपको बोलते हैं कि खाना खाते हुए नहीं बोलना, क्योंकि अगर आप खाना खाते हुए बोलोगे ग्लॉटिस ओपन होती है और वहाँ से एयर निकलती है, और जब ग्लॉटिस ओपन होगी तो बाय मिस्टेक फूड हमारे एयर पैसेज में भी जा सकता है. तो क्या प्रोसेस है? नेज़ल नॉस्ट्रिल्स. नॉस्ट्रिल्स के बाद आ जाता है हमारा नेज़ल चैम्बर. नेज़ल चैम्बर में हमारे, मैंने आपको कल भी बताया था, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं जो अलग अलग तरह की स्मेल्स को रिसीव करते हैं, ब्रेन को इंटरप्रेट करने के लिए भेजते हैं. नेज़ल चैम्बर फिर ओपन होता है हमारी फेरिंग्स में, और जो कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए. और फिर फेरिंग्स ओपन होती है हमारी लेरिंग्स में, और लेरिंग्स ओपन होती है ट्रेकिया में. और ट्रेकिया जो है बेटा आपको बताना चाहता हूँ, ट्रेकिया ओपन होएगी हमारे लेफ़्ट और राइट ब्रोंकाई. उससे पहले आपसे बात करना चाहूँगा लेरिंग्स में.
लेरिंग्स जो होती है उसके अंदर ढेर सारी आप कह सकते हो कि इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारे वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो डायग्राम के थ्रू देख लीजिए। सबसे पहले एयर आएगी एपिग्लॉटिस में, सॉरी हाँ, ग्लॉटिस से एयर एपिग्लॉटिस में आएगी। एपिग्लॉटिस के बाद हमारा हमारा जो साउंड बॉक्स है, यानी हमारा जो वॉइस बॉक्स है, वोकल कॉर्ड्स है जहाँ पे, वहाँ पे। उसके बाद ट्रेकिया में, और ट्रेकिया में ढेर सारी आपको ट्रेकियल रिंग्स देखने को मिल रही हैं। और ट्रेकिया ओपन होएगी लेफ़्ट और राइट ब्रोंकाई में, जो फर्दर ओपन होंगे लेफ़्ट और राइट लंग्स में। ब्रोंकाई ओपन होएंगे बेटा हमारे प्राइमरी ब्रोंक्यूल में। प्राइमरी ब्रोंकल ओपन होगा हमारा लेफ़्ट और टर्शियरी और सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स में। और फाइनली जो हमारे टर्शियरी ब्रोंक्यूल होंगे बेटा वो ओपन होंगे हमारे एल्वेओलर रीजन में। एल्वेओलर रीजन वो रीजन होता है जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। और बेटा हमारे लंग्स जो होते हैं हमेशा डबल प्रोटेक्टेड रहते हैं। एक तो रिब केज उनको प्रोटेक्ट करके रखता है, और दूसरा उनके अंदर, उनके बिल्कुल बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जो प्लूरल मेम्ब्रेन है उसके अंदर बेटा प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है। तो ये एक तो हमारे लंग्स को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, मॉइस्ट तो करता ही करता है, मॉइस्ट करने के साथ साथ एक और काम करता है, और प्यारे बच्चों वो काम ये होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है। तो अगर किसी भी तरह का इंजरी या किसी भी तरह का आप कह सकते हो कि थर्स्ट आपके लंग्स को लगे, तो वो आपके लंग्स तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उसको सबसे पहले हमारे ये आपके सामने हमारे अपना रिब्स उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, रिब्स के ऊपर वाले मसल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद बेटा उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं हमारे लंग्स की जो आउटर लेयर है प्लूरा, और अंदर तक वो जो आप कह सकते हो ना जिसको थर्स्ट है, जो फोर्स है, वो हम तक नहीं पहुंच पाता हमारे लंग्स तक, और लंग्स सेव हो जाते हैं। क्योंकि बेटा लंग्स आर वेरी वेस्कुलर, और लंग्स के बिल्कुल सेंटर में आप देख सकते हो हार्ट भी प्रेजेंट है। तो लंग्स को बचाने के लिए जो एवोल्यूशन हुई है ह्यूमन बॉडी में, फिजियोलॉजी में इस तरह से हुई है कि वो प्रोटेक्टेड रहता है। तो जी फिर से रिपीट मैंने करने की नीड नहीं है, आपको ये पूरे का पूरा पैसेज मैंने बता दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, वो स्टेप मैंने आपको फ़ोटो भी तो भेजी थी कल, पिक भी भेजी थी, पर यहाँ पे भी मैं समझा रहा हूँ, देखिए स्टेप्स के। पहला, breathing or pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn and CO2 rich alveolar air is released out। तो पहला स्टेप होता है इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन जिसमें सांस अंदर आती है, एक्सपायरेशन जिसमें सांस बाहर निकलती है, ठीक है। फिर गैसेस का डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है तो इस करके ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन ब्लड में जाने लग जाती है। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन कम होती है, तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में जाने लग जाती है, तो गैसेस का डिफ्यूजन। फिर उसके बाद फाइनली जब गैस आ गई है ऑक्सीजन हमारे लंग्स में, तो वहाँ से वो हमारे ब्लड में जाएगी, और ब्लड और टिश्यू के बीच में हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज। अब ये क्या चक्कर है, आपको पता है कि जो बेटा टिश्यू होते हैं वो नंबर ऑफ सेल्स के बने होते हैं, और सेल्स के अंदर कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। तो इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए सेल को चाहिए ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन जब सेल्स को मिलती है तो वो ब्लड में से ऑक्सीजन लेते रहते हैं, और जब ये प्रोसेस होते हैं ना कि मेटाबॉलिक प्रोसेस, उसके एक्सचेंज में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। वेस्ट जैसे हर मैकेनिज्म में वेस्ट प्रोड्यूस होता है, बाय प्रोडक्ट। तो जितना भी सेल्स के अंदर रिएक्शंस होता है उनका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। सो टिश्यूज ऑक्सीजन लेने लग जाते हैं ब्लड से, उसके एक्सचेंज में टिश्यू ही ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड देने लग जाते हैं। और फाइनली एंड में देखिए यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिलीज ऑफ CO2। सो फाइनली जितने भी सेल्स को हम ऑक्सीजन देंगे प्योर ब्लड के थ्रू, वो उस ऑक्सीजन को यूज़ करके क्या कर देंगे, वो उसको यूज़ करके कैटाबॉलिक रिएक्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, और फाइनली ब्लड इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके इकट्ठा करके लंग्स में ले जाता है, और फाइनली लंग्स से ऑक्सीजनेट हो जाता है हमारा ब्लड फिर, और कार्बन डाइऑक्साइड सारी बाहर लंग से निकल जाती है। तो यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया।
सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर मैंने आपको बेटा आज कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स भी करवाए थे, तो वो भी आपको समझ आने चाहिए। टाइडल वॉल्यूम जब आप नॉर्मली एयर अंदर बाहर कर रहे हो, नॉर्मली एक्सपायर कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो, उसको टाइडल बोलते हैं, और ये 500 ml होता है। और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है बेटा जब आप फोर्स के साथ सांस अंदर खींचते हो। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जब आप फोर्स के साथ सांस बाहर फेंकते हो। और एंड में जो मैंने आज आपको वॉल्यूम करवाया था वो था रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसमें जब आप फोर्सफुली सांस बाहर फेंक देते हो उसके बाद भी आपके लंग्स में जो एयर बचती है, आपके एयर पैसेज में जो एयर बचती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपिरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम। सो आज का लेक्चर यहीं तक था। स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टडी हार्ड।